Iran war, Middle East crisis, क्रूड प्राइस हाई, करेंसी फॉलआउट, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश और इन सारी कश्मकश के बीच करोड़ों लोगों का एक सवाल कि मेरे बजट पर इसकी क्या असर होने वाली है। क्या महंगाई और बढ़ेगी? क्या इस वॉर में और देश शामिल होंगे? जिस तरह से एआई जनरेटेड फेक वीडियोस, फेक न्यूज फैल रही हैं, आई एम श्योर कई सारे लोग क्लूलेस होंगे कि भाई इसकी रियलिटी कैसे चेक करें। तो आज एशियन यूनिवर्सल मीडिया में हम इस वीक की ग्लोबल राउंड अप, ग्लोबल अपडेट्स जब देखेंगे, विल फोकस मोर ऑन ईरान वॉर और इसके इर्द गिर्द क्या हुआ। ऑलराइट, सो यू कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर सच रियल एंड रेगुलर अपडेट्स। सो 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ईरान पर हमला बोल देता है और मेनली दे टारगेटेड ऑल द लीडरशिप। पर इस बीच उन्होंने एक गर्ल्स स्कूल पर भी हमला बोल दिया, जिसमें कि ईरान की अपडेट के मुताबिक 168 लड़कियों के मारे जाने की खबर है। पूरी दुनिया में इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पे हमले किए। ना सिर्फ इजराइल बल्कि उन सारे मिडिल ईस्ट देशों पे जहां जहां यूएस के मिलिट्री बेस थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपना डिफेंस करना था। ये हमले ईरान पर तब होते हैं जब उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन पहले से खस्ता हालात थे। पिछले साल दिसंबर से ही इकोनॉमिक स्लोडाउन, महंगाई, इन्फ्लेशन के चलते नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रही थी, राइट। और उनके सुप्रीम लीडर खामेनी की भी मौत हो गई, जिसका मातम पूरे दुनिया के कई सारे मुस्लिम देशों में मनाया गया और इसका सेलिब्रेशन भी हुआ। तो ईरान के सपोर्ट में कौन है? तो उनकी रीजनल एलाई कंट्रीज जो थी वो पहले से ही डिसमेंटल होने लगी थी। सीरिया में असद की सरकार गिर जाना, उनका रशिया भाग जाना, हमास इन गाजा, हिजबुल्ला इन लेबनान, पीएमएफ फोर्स इन इराक, हुथीज इन यमन और गल्फ कंट्रीज में जैसे जैसे ईरान ने काउंटर स्ट्राइक्स की है, सो नाउ ईरान एंड अरब रिलेशन इज आल्सो आइसोलेटेड। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन वन रिसर्च जो यूके की हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी में मौजूद है बाय रिसर्चर फिलिप लॉफ्ट। आगे हम देखेंगे कि ईरान का इस वॉर में अब स्टेटस क्या है। इस वॉर से रिलेटेड किसी भी तरह की अपडेट आप अगर किसी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल, टीवी, पेपर, किसी कहीं तरीके से भी अगर कंज्यूम करें, उसको पहले 3-4 अलग अलग जगहों पर वेरीफाई किया जाए। खासकर अगर आप इस न्यूज को कहीं और फॉरवर्ड करने वाले हो तो बी जस्ट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने भी देखा होगा, शायद मेरे एल्गोरिदम में बहुत ज्यादा सेट हो गया था। द मोमेंट आई स्विच ऑन माई इंस्टाग्राम, मुझे हर जगह से दुबई के ट्रेंडी वायरल मीम्स और वीडियोस आ रहे थे कि why we are not scared, why Dubai is the safest because these people are protecting us, और क्राउन प्रिंस के वीडियो फुटेजेस थे। दिस इज ऑल अ प्रोपोगंडा, ओके। बल्कि सच्चाई तो ये है कि यूएई के इंटीरियर मिनिस्टर ने इमरजेंसी अलर्ट दे दिया है और लोगों को रिक्वेस्ट की है टू सीक शेल्टर, सुरक्षित स्थानों पर जगह ले ली जाए और बाहर ऐसे डीजे बजाकर प्रोपोगंडा के नाम पर किसी भी मीम्स या वीडियोस को वायरल ना किए जाए। सो एज वी स्पोक अर्लियर, मैंने एक रील अपडेट की थी एशियन यूनिवर्सल मीडिया की यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर एक ऑयल शिप पर अटैक हुआ था और दुनिया के 5वें हिस्से का तेल गैस रिफाइनरीज साउथ ईरान की इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो पास होता है, इसका बंद हो जाना, यानी क्या मतलब है? तो मतलब यह है कि भाई गल्फ कंट्री और एशिया के बीच में जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ऑब्वियसली वो बिजनेस ठप हो जाएगा। आपने भी देखा होगा कि इंडिया के पास इतना ज्यादा रिजर्व नहीं है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अटैक हुआ और वो बंद हो गई तो यही वो कनेक्शन है जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल महंगा होगा और ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा हुआ तो ऑब्वियसली ऑल द गुड्स, फूड्स एंड कमोडिटीज प्राइसेस विल गो हायर। तो रशिया ने इस बीच हेल्प ऑफर की है इंडिया को कि भाई आपका तेल का कोटा हम पूरा करेंगे। और अमेरिका ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट, पहले तो ये कहा कि भाई हम आपको 30 दिनों के लिए परमिशन दे रहे हैं कि अगर आपको रशिया से ऑयल खरीदना है तो खरीदो, क्योंकि ट्रेड वॉर के चलते इंडिया वॉज नॉट अलाउड टू परचेज ऑयल फ्रॉम रशिया। सो एक तो उन्होंने परमिशन दी, ऊपर से सरकाजम, मुझे तो आयरनी लग रही है कि ये कहा गया कि भाई इंडिया इज अ गुड एक्टर, वो हमारी बात सुनता है। नाउ आई डोंट नो इंडिया अमेरिकन कॉलोनी कब से बन गया और इंडिया को कब से परमिशन लेनी पड़ी अमेरिका से, रशिया का या चाइना का या किसी भी देशों से ट्रांजैक्शन करने के लिए। यही चीज मुझे याद दिलाती है कि अगर यही हालात हिस्ट्री में होते तो फिर इंडिया भी 70s में जो पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट किया था अमेरिका के नाक के नीचे से, इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री बन गया था, वो कभी हम बन ही नहीं सके होते। एनीवेज, मूविंग फर्दर, इस वॉर के चलते कौन सा देश किसका दुश्मन होगा, कौन दोस्त दोस्त रहेगा
और कौन किसका डिप्लोमेटिक फायदा उठाएगा ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, ऑलराइट। पर जैसे केयर स्टारमर ने यूके के कंटेक्स्ट में कहा था कि नेशनल इंटरेस्ट है ये कि हम इस वॉर में हिस्सा नहीं ले रहे हैं एंड नो वन कैन फोर्स अस टू गेट इन्वॉल्व्ड इन द वॉर। ऑब्वियसली इस बात को यूएस और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत फ्रेंडली नहीं लिया है। ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि आई हैव टू गेट इन्वॉल्व इन सिलेक्टिंग ईरान नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। वैसे ट्रंप के स्टेटमेंट में मुझे एप्स्टीन फाइल्स भी याद आई हैं। लोगों ने तो एलिगेशंस ये भी लगाए हैं यूएस कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि ये वॉर आपने इसलिए छेड़ दी क्योंकि आप सुमड़ी में एप्स्टीन फाइल्स के ट्रंप इन्वॉल्वमेंट वाले जितने भी फुटेजेस या फाइल्स थे उसको आपने डिलीट कर दिए हैं। सम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डिलीटेड, पर आई कैन नॉट क्रॉस चेक दिस अभी फिलहाल क्योंकि अभी भी पेजेस रिलीज हो रहे हैं एंड सो मेनी पीपल आर गेटिंग टेस्टिफाइड। सो लेट्स सी कि आगे इस केस के डेवलपमेंट में क्या होता है। पीपल आर ऑल्सो कनेक्टिंग द टू डॉट्स क्योंकि द मोमेंट एप्स्टीन फाइल्स हाईली ट्रेंड पर चला गया था तभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इमीडिएटली नेक्स्ट डे ईरान पे अटैक हो जाता है। ईरान पे अटैक करने से पहले स्ट्रेटेजिकली वेनेजुएला, जहां की दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, उसके लीडर को किडनैप कर लिया जाता है। सो कहीं ना कहीं ये सारे डॉट्स कनेक्ट करके एक पिक्चर क्लियर होगा कि क्या ये किसी बहुत बड़ी साजिश के चलते वॉर शुरू की गई है। खैर, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात निकली भी है तो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के हिसाब से 100,000 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड। ये दोनों कंट्री में भी सेम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उतना ही वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट अभी फिलहाल सबका ध्यान ईरान पे बना हुआ है। पता नहीं कौन सा देश जो होगा वो इन दोनों के बीच में समझौता कराएगा कि भाई वॉर बंद कीजिए। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये खबर अफगान, सुदान, कैमरून, म्यांमार के स्टूडेंट्स के लिए खास है जो यूके में स्टडी वीजा पे आना चाहते हैं। आई वुड स्टार्ट विद अफगान कि वहां पे तालिबानियों ने पहले से ही गर्ल्स एजुकेशन बैन कर दिया है और अब वो यूनाइटेड किंगडम में भी एजुकेशन के लिए लड़कियां नहीं आ सकती। यूके के होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने वीजा अब्यूज के चलते इन चारों देशों के स्टूडेंट्स को स्टडी वीजा देना स्टॉप कर दिया है। प्लस जो फैमिलीज असाइलम सीकिंग वीजा के लिए होपफुल हैं उनके लिए भी एक खबर है कि ऑन एंड आफ्टर 2 मार्च जो भी असाइलम सीकर के लिए अप्लाई करेगा उनकी एप्लीकेशंस को हर 30 मंथ्स पे रिव्यू किया जाएगा और हर 30-30 मंथ के ब्रेक पे अगर उनको लगा कि उनकी होम कंट्री पे हालात ठीक है तो उन फैमिलीज को वापस भेज दिया जाएगा। इस एक्ट को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई जो असाइलम पर आए हैं ऑब्वियसली उनके होम कंट्री में हालात ठीक नहीं होंगे और यहाँ पर अगर वो इकोनॉमिक सेटलमेंट देख रहे हैं या फिर फैमिली सेटल करने का सोच रहे हैं, पर अगर उनको मेंटली ये है कि हमें तो कभी भी यहाँ से चले जाना पड़ेगा तो वो स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। इसी चक्कर में शबाना महमूद के इस अनाउंसमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, पर उसके जवाब में महमूद ने ये कहा कि लेबर पार्टी का ये जो स्टेप है दिस इज सेंट्रिस्ट एक्ट, जहां की मैं रिफॉर्म की तरह रेडिकल भी नहीं हो रही हूं ना ही ग्रीन पार्टी की तरह फेरीटेल हो रही हूं। जो रेफ्यूजी स्टेटस पर है उनको आईएलआर अप्लाई करने के लिए अब 20 साल का वेट करना है। एंड ऑन दिस नोट आई विल स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। हम फिर अगले वीकेंड मिलेंगे वीकली कुछ अपडेट्स के साथ। लेट्स होप कि इस वॉर को एस्केलेट होने के बजाय हम काश ये बात कर पाए कि अब जो है हालात स्टेबल चल रहे हैं, बिकॉज कोई भी दूर दूर तक भी ये चांस नहीं होना चाहिए एंड एज ए ह्यूमन हमें कभी भी किसी भी वॉर को, किसी की भी डेथ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसी मैसेज के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एशियन यूनिवर्सल मीडिया। सी यू ऑन नेक्स्ट वीकेंड।